हेलो स्टूडेंट्स, गुरु परशुराम एकेडमी के लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय को। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले ही हेडिंग आती है नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। समन्वय बेसिकली हम बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ करते हैं, तो उनमें तालमेल बिठाना समन्वय कहलाता है। जैसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है, जीव प्रक्रम है जो हमारे शरीर में एक साथ चलते रहते हैं। पोषण हम लेते हैं, श्वसन हम करते हैं, उत्सर्जन भी साथ, सब चीजें वहन भी होता है, साथ साथ चलती रहती हैं सब चीजें। तो इन सब के बीच में तालमेल बिठाना ये समन्वय कहलाता है। और इस समन्वय को स्थापित करने के लिए हमारे शरीर में एक व्यवस्था होती है जिसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और ये नियंत्रण ब्रेन करता है। तो आशा करता हूं नियंत्रण और समन्वय का अर्थ समझ में आया होगा। हम जान लेते हैं और अच्छे से नियंत्रण और समन्वय क्या होते हैं। हम कह सकते हैं कि जीव के विभिन्न जीव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। ठीक है, और इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था होती है, उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और ये नियंत्रण कौन करता है? हमारा मस्तिष्क या हमारा ब्रेन करता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं उद्दीपन, स्टिमुलस क्या होता है। उद्दीपन जैसे खाना देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या किसी गर्म वस्तु को छू जाए तो हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं, इसको कहते हैं उद्दीपन। जैसे ऊष्मा उद्दीपन है, ठीक है, और हम उसको टच करते ही, गर्म वस्तु को टच करते एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। तो जान लेते हैं उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन स्टिमुलस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। उद्दीपन बेसिकली पर्यावरण में हो रहे वे परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, स्पर्श आदि, इनके प्रति जो जीव होते हैं वो अनुक्रिया करते हैं, इसको स्टिमुलस या उद्दीपन कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूते एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो ये भी उद्दीपन के प्रति क्या है? अनुक्रिया है। तो उद्दीपन जैसे प्रकाश है, ऊष्मा है, और ठंडक है, और हमारा जो टच है, स्पर्श है, ये सभी क्या है? उद्दीपन है। ठीक है, तो पौधे और जंतु, हम कह सकते हैं कि पौधे और जंतु उद्दीपनों के प्रति अलग अलग अनुक्रिया करते हैं। हम कह सकते हैं कि पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल में कैसे होता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो प्राणी हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो प्राणी हैं, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्राणियों में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। तो आइए जान लेते हैं प्राणियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हम कह सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय सभी प्राणियों में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन या एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जो तंत्रिका तंत्र जो प्राणियों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन या एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंत्र में बेसिकली क्या होता है, जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो तंत्रिका और पेशीय ऊतकों के माध्यम से होता है। हम कह सकते हैं कि इसमें नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों के द्वारा होता है। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो नियंत्रण और समन्वय करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं। ये ग्रीन ले लेते हैं, मिलती है तो ठीक है। हम कह सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन्स के द्वारा होता है। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब हम जान लेते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या होता है। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं।
तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन का जाल होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। सूचनाओं को इलेक्ट्रिकल पल्स की तरह, विद्युत आवेग की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो तंत्रिका तंत्र बेसिकली न्यूरॉन का ही क्या है, एक संगठित जाल है। और जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है, पूरे शरीर में सभी तंत्रों को एक साथ कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी दूसरे तंत्रों को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जान लेते हैं कि जो हमारे शरीर को संकेत मिलते हैं वो कहाँ से मिलना शुरू होते हैं, कैसे हमारे शरीर को संकेत मिलते हैं। तो हमारे शरीर को जो सिग्नल मिलते हैं वो रिसेप्टर्स या ग्राहियों के माध्यम से मिलते हैं। तो हम जान लेते हैं ग्राहियाँ क्या होती हैं। हम कह सकते हैं कि ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही ज्ञानेंद्रियों में एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह होते हैं जो विशेष प्रकार के उद्दीपन जैसे प्रकाश, ऊष्मा, दाब इत्यादि के प्रति संवेदी होते हैं। ग्राही बेसिकली जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है जो सिग्नल को एक्सेप्ट करती हैं तो वो ग्राहियों के माध्यम से करती है। ग्राही क्या है, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनके स्पेशल टाइप के सिरे होते हैं, विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे प्रकाश का पता लगाते हैं, ऊष्मा का पता लगाते हैं, दाब का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ग्राही क्या काम करती हैं, सूचनाओं को ग्रहण करती है हमारे शरीर के अंदर और ये ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, हम जान लेते हैं कि जो ग्राहियां हैं उनके प्रकार कितने हैं। तो ग्राहियों के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हम जान लेते हैं। एक तो होता है प्रकाशग्राही जो हमारी आंखों में होती है जिससे हम देखते हैं, हम जान सकते हैं कि ये दृष्टि के लिए हमारी आंख में होती है। और दूसरी होती है श्रवणग्राही जिससे हम सुनते हैं, ये हमारे कान में होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सुनने के लिए होती है, हमारे कान में होती है। तीसरी होती है स्वादग्राही, टेस्ट रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ये स्वाद के लिए होती है और हमारी जीभ में होती है। फोर्थ होती है गंधग्राही, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ये सुनने के लिए सूंघने के लिए हमारे नाक में होती है। लास्ट होती है स्पर्शग्राही और ये ऊष्मा को या टच को महसूस करने के लिए हमारी त्वचा में होती है। तो ऊष्मा को महसूस करने के लिए हमारी त्वचा में ये होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम हमारे पास आता है, ये एक तंत्रिका तंत्र है जिसमें दिखाया गया है, यहाँ पे मस्तिष्क दिखाया गया है। ये मस्तिष्क होता है और ये जो निकल रही है ये मेरुरज्जु है। ठीक है, ये मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको। और ये जो है ये तंत्रिकाएं हैं, अलग अलग संवेदी है और प्रेरक है। उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का सर्किल है। ये जो है ये तंत्रिकाएं हैं, नर्व है। ठीक है, कुछ सिग्नल लेके जाती हैं, कुछ सिग्नल लेके आती हैं। ठीक है, संवेदी हैं, कुछ प्रेरक हैं और ये है हमारी तंत्रिकाएं। और ये भी क्या है, ये तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, और ये जो है ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको मेरुरज्जु बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, लिखा भी हुआ है, एक बार और अच्छे से जान लेते हैं। ये मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क है। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है पूरी की पूरी। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो हम ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं इनको बोलते हैं तंत्रिकाएं, नर्व बोलते हैं इनको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये जो डायग्राम है ये है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि, इसको ग्रीन कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं
कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी इकाई कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की इकाई बेसिकली न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन अभी आगे संरचना है, उसकी स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि इकाइयां जो तंत्रिका तंत्र बनाती है, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कहलाती है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र बना होता है वो न्यूरॉन का बना होता है, इसको याद रखना है। और न्यूरॉन को ही इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी यही है, न्यूरॉन ही है। और यह शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? बेसिकली न्यूरॉन है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि जो न्यूरॉन है उसके कितने भाग होते हैं। तो न्यूरॉन का पहला भाग होता है सेल बॉडी, कोशिका काय। दूसरा होता है डेंड्राइट्स, जिसको दुम्रिका बोला जाता है। तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन बोला जाता है। इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये वाला जो भाग है ये दुम्रिका है, ये जो छोर निकले हुए हैं ये बालों की तरह की संरचनाएं जो छोर निकले हुए हैं इनको कहते हैं दुम्रिका, ये दुम्रिका है, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है सितारे वाला, ये कोशिका काय है, इसको बोलते हैं कोशिका काय, सेल बॉडी। और ये जो है ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और ये जो इसके ऊपर आवरण बना हुआ है इसको बोलते हैं कवच। ये जो आवरण बना हुआ है इसको बोलते हैं कवच या आवरण। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझेंगे इसको, पहले जान लेते हैं। और जैसे हम बात करते हैं दुम्रिका की, आज दुम्रिका की बात कर लेते हैं। तो दुम्रिका कोशिकाओं से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं। न्यूरॉन से एक धागे की तरह की संरचना निकली हुई होती है जिसको क्या कहते हैं? हम दुम्रिका कहते हैं, जो सूचनाओं को क्या करती है? प्राप्त करती है। जैसे ये है, ये हमारी दुम्रिका है, ये क्या काम करेगी? ये सूचनाओं को एक्सेप्ट करेगी, ये सूचनाओं को प्राप्त करती है, ठीक है। अब इसके बाद है कोशिका काय। कोशिका काय मतलब ये जो सूचना प्राप्त हुई ये सूचना विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय से होती हुई आगे बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती है, कोशिका काय से होती हुई आगे बढ़ती है। देखो यहाँ से सूचना प्राप्त होगी और ये सूचना यहाँ से होते हुए कोशिका काय से होते हुए आगे बढ़ेगी, ये कोशिका काय है, ठीक है। ये जो बीच वाला भाग है सितारे वाला ये कोशिका काय है। तो सूचना यहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगी, यहाँ से ऐसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सूचना ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अब कोशिका काय हमने जान लिया, अब हम तंत्रिकाक्ष जान लेते हैं। सूचना जो होगी वो तंत्रिकाक्ष के पास पहुंचती है, तंत्रिकाक्ष से होते हुए अगली कोशिका की दुम्रिका तक चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो तंत्रिकाक्ष होता है यह सूचना के विद्युत आवेग को कहाँ से? कोशिका काय से। बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की दुम्रिका तक ले जाता है। यानी कि आगे वाली कोशिका तक जो सिग्नल जाएगा वो तंत्रिकाक्ष से होता हुआ आगे चला जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है? हमारी दुम्रिकाएं हैं, ये सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगी, सूचना को ग्रहण करेंगी और सूचना यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ आएगी, ठीक है, विद्युत आवेग के रूप में ऐसे आएगी, ठीक है। और यहाँ से होते हुए फिर तंत्रिकाक्ष के पास पहुँचती है सूचना, ये तंत्रिकाक्ष है। तो तंत्रिकाक्ष से होती हुई सूचना ऐसे ऐसे, यहाँ से होते हुए सूचना ऐसे और फिर आगे जाएगी, आगे इसके छोर के पास जाएगी, तंत्रिका के लास्ट छोर के पास ऐसे सूचना जाएगी और यहाँ ऐसे इन छोर के पास जाएगी। और ये जो छोर हैं तंत्रिका के ये अगली कोशिका की दुम्रिका से अटैच हो रखे होते हैं और बीच में एक खाली जगह होती है जिसको सिनेप्स बोलते हैं। इसमें ये जो सिग्नल है ये विद्युत सिग्नल से रासायनिक सिग्नल में बदल जाता है, तब फिर आगे वाली सेल में चला जाता है, फिर से विद्युत सिग्नल में बदल जाता है
और फिर से ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। और सिनेप्स कहाँ होती है? यहाँ होती है। दो न्यूरॉन सेल जहाँ पे ज्वाइंट होती है ना, उनके बीच में छोटा सा गैप होता है, वो सिनेप्स होता है, सिनेप्टिक दरार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकारों की। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार बेसिकली कार्यों के आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। जान लेते हैं तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो सिग्नल लेकर के आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह न्यूरॉन ग्राही अंग से तंत्रिका आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की ओर लेकर आती है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो ग्राहियों से सिग्नल को मेरुरज्जु और मस्तिष्क की ओर को लेकर के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका बेसिकली जो मेरुरज्जु से या ब्रेन से क्या लेकर के आती है? निर्देश लेकर के आती है। तो हम कह सकते हैं कि यह न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्देश को अनुक्रिया प्रदर्शित करने वाले अंग जैसे पेशीय या ग्रंथि आदि में लेकर के आती है। बेसिकली ऑर्डर को लेकर के ये आती है पेशियों तक या ग्रंथियों तक। ठीक है, और तीसरा होता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन बेसिकली हम कह सकते हैं कि यह विशेष प्रकार का न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन होता है। इसे कनेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं। यह दोनों प्रकार के न्यूरॉनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये दोनों न्यूरॉन्स को क्या करता है? कनेक्ट करने का कार्य करता है। आगे हम जान लेते हैं कि जो नर्व होती है वो क्या होती है। नर्व बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन से का एक मिलकर के बनी होती है, एक जाल होता है न्यूरॉन का। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर के बनी होती है एक नर्व। तो हम कह सकते हैं कि प्राय एक्सोन अथवा डेंड्रोन को तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। अनेक तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक बंडल के रूप में इकट्ठा होकर तंत्रिका बनाती हैं। ठीक है, अनेक तंत्रिका कोशिकाएं एक बंडल के रूप में इकट्ठा होकर तंत्रिकाएं बनाती हैं। तो तंत्र, और ये पूरे शरीर में क्या होती है? फैली रहती है। यानी कि पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है? जाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिकाएं शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैली होती हैं। एक तंत्रिका के अंदर सैकड़ों न्यूरॉन होते हैं। तंत्रिकाएं भी संवेदी यानी सिग्नल ब्रेन तक या मेरुरज्जु तक लेकर जाने और वहां से ऑर्डर लेकर आने और मिश्रित तीनों प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिकाएं भी संवेदी, प्रेरक व मिश्रित तीनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जो तंत्रिकाएं होती हैं वो सूचनाओं का संचरण कैसे होता है उनमें। तंत्रिकाओं में सूचनाओं का संचरण कैसे होता है? तो हम कह सकते हैं कि पहले जो सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका की दुम्रिका में विद्युत आवेग के रूप में उपार्जित की जाती है। यानी कि जो सिग्नल सबसे पहले रिसीव होता है वो दुम्रिका क्या काम करेगी? ग्राहियों से दुम्रिका सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी, और ये जो दुम्रिका ने सिग्नल एक्सेप्ट किया ये कोशिका काय से होता हुआ आगे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यह आवेग दुम्रिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिका छोर तक पहुंच गया तो तंत्रिका छोर में क्या होता है? इसका परिवर्तन रासायनिक संकेत में होता है। तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिकाक्ष के अंत में जहाँ पे तंत्रिका छोर होते हैं, तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि वह आगे संचरित हो सके। ठीक है, और ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका की दुम्रिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह संचरित हो जाती हैं। इसको हम जान चुके हैं और अच्छे से, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। और सिनेप्टिक दरार, जो दो न्यूरॉन हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, एक दरार होती है जिसको सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हम कह सकते हैं कि यह
तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका की दुम्रिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल दिया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो सिनेप्टिक दरार में विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदल दिया जाता है ताकि यह आगे संचरित हो सके। अब हम जान लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली उद्दीपन के प्रति अचानक से जो अनुक्रिया होती है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक हुई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये क्रियाएं सबसे होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छू जाते हैं तो एकदम से हाथ हटा लेते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने से पहले तुरंत हाथ हटा लेना, खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना और सुई चुभने पर हाथ का हट जाना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अचानक से होने वाली क्रियाएं हैं, इनको प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किस प्रकार होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण की बात कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया होने के बाद सूचनाएं मस्तिष्क को जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रतिवर्ती चाप देख लेते हैं क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप, तो प्रतिवर्ती चाप बेसिकली जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसका जो पथ होता है वो प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। या किसी प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग द्वारा अपनाया गया रास्ता ही प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छू जाते हैं तो उद्दीपन क्या हुआ, वो गर्म वस्तु, तो छूने से क्या हुआ, हमारी जो स्किन है उसमें ग्राही होते हैं, त्वचा में जो है ग्राही अंग होते हैं। ग्राही क्या काम करेंगे, सिग्नल को रिसीव करेंगे और तुरंत ही मेरुरज्जु की ओर को भेज देंगे। और मेरुरज्जु क्या काम करेगी, तुरंत ही कार्यकारी अंग को निर्देश देगी। कार्यकारी अंग हमारी पेशियां होती हैं, पेशियों को निर्देश देगी कि तुरंत अपना हाथ पीछे हटाइए, और इसके अनुक्रिया के फलस्वरूप हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को बेसिकली मेरुरज्जु क्या करती है, कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो अनुक्रियाएं होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, रेस्पॉन्स कितने तरह के होते हैं। जैसे मुंह में देख के लार आ जाती है, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार की अनुक्रिया है। ठंडा या गर्म छू जाता है तो हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। कांटा चुभ जाता है एकदम से पैर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिवर्ती जो अनुक्रियाएं हैं, रेस्पॉन्सेस हैं, वो तीन तरह के होते हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक, ठीक है। तो इनको जान लेते हैं। सबसे पहले ऐच्छिक को जान लेते हैं। जो अनुक्रियाएं होती है ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया भी इसी में आता है, ठीक है। ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं जो ऐच्छिक अनुक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है। ऐच्छिक जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे क्रिया जो हम सोच समझकर एवं अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, उनको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और ये क्रियाएं अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे बोलना हो गया, लिखना होगा, ये हम सोच समझ के अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से करते हैं। तो ये सभी क्या है, ऐच्छिक अनुक्रिया है। दूसरा अनैच्छिक अनुक्रिया, अनैच्छिक जिसको हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये अपनी मर्जी से अपने आप ही कंट्रोल होती रहती हैं। जैसे दिल का धड़कना है, पलकों का झपकना है, हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जो हम सोच समझकर या अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे श्वसन है, सांस लेते हैं, हृदय का धड़कना है, ठीक है, और पलकों का झपकना है, ये सभी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से हम इनको नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड प्रतिवर्ती क्रिया, इसको हम ऊपर भी जान चुके हैं। प्रतिवर्ती क्रिया बेसिकली किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक हुई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, और यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु ही इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे गर्म वस्तु छूने पर हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है, इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो
ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और जो अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो ऐच्छिक क्रियाएं बेसिकली, ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा के अधीन होती हैं और जो अनैच्छिक होती हैं वो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती। हम कह सकते हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं यह हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सोची समझी होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं सोची समझी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा से होती है, ठीक है। और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो पेशी द्वारा संपन्न की जाती हैं और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो रेखित पेशी द्वारा संपन्न की जाती है। जो अनुक्रियाएं होती हैं अनैच्छिक वो अरेखित पेशियों द्वारा, अरेखित आएगा, जो अनुक्रियाएं होती हैं वो अरेखित पेशी द्वारा संपन्न होती हैं अनैच्छिक में, और ऐच्छिक जो होती है वो रेखित पेशियों द्वारा संपन्न होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो भीतरी अंगों से संबंधित होती हैं, आंतरिक अंगों से संबंधित होती हैं, ठीक है। उन्हीं को रेखित पेशियां भी बोलते हैं जो आंतरिक अंगों से संबंधित होती है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं यह अंतरांगों से संबंधित होती हैं, आंतरिक अंगों से संबंधित होती है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं वो आंतरिक अंगों से संबंधित होती हैं और जो ऐच्छिक अनुक्रियाएं होती हैं वो प्राय शरीर के बाह्य अंगों जैसे हाथ पैर आदि से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या है ये जान लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य बेसिकली शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना, यानी कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो उसकी सूचना देता है, और शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करवाता है, ठीक है। और आसपास की सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, आसपास से सूचना को प्राप्त करके उसको एनालाइज करता है और ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश लेकर के आना, यानी कि जो सूचना होती है उसको ऊपर तक लेकर जाना मस्तिष्क मेरुरज्जु तक और वहां से आदेश को, निर्देश को अंगों तक लेकर के आना। ये तंत्रिका तंत्र का क्या है, मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके प्रकार कितने हैं। तो तंत्रिका तंत्र बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि जो मानव का तंत्रिका तंत्र होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर के बना होता है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र से मिलकर के बना होता है। अब इनको हम और डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बेसिकली इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। हम कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का सर्वाधिक संगठित व केंद्रीय भाग है। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। शरीर की ग्रंथियों द्वारा प्राप्त सभी सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ही भेजी जाती है। यह सूचनाओं से संबंधित निर्णय को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से कार्यकारी अंगों को भेजता है, यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यही सूचनाओं को एक्सेप्ट करता है, एनालाइज करता है और फिर निर्देश देता है हमारे अंगों को, ठीक है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आता है, अब इसमें हम पढ़ेंगे मस्तिष्क को, ठीक है। ये मस्तिष्क की स्ट्रक्चर है, जान लेते हैं थोड़ा सा इसको। इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क है, ये वाला जो भाग है ये अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। और इसके बाद हम ये वाला जो भाग है ये मध्य मस्तिष्क है। ये भी सेम, ये इसमें नहीं आता, ये ऊपर वाले में आता है। ये वाला जो भाग है ये मध्य मस्तिष्क है, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क बेसिकली ये वाला जो भाग है
यहां से लेकर के ये वाला जो भाग है ये पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, बाकी सही। तो ये अग्र मस्तिष्क, तो ये वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये वाला भाग ग्रीन डॉटेड लाइन अग्र मस्तिष्क, और ये रेड डॉटेड लाइन मध्य मस्तिष्क, और ये ब्लू डॉटेड लाइन जो है ये पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है, और ये जो है हमारा मस्तिष्क आवरण है, खोपड़ी बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये जो है ये मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु है। ठीक है, और जो पश्च मस्तिष्क होता है उसमें पोन्स होता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क होता है। और ये जो ऊपर वाला भाग है इस मस्तिष्क आवरण बेसिकली ये खोपड़ी होती है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क हमने जान लिया, मिड ब्रेन। और ये जो अग्र मस्तिष्क है ये सैरे ब्रह्म का बना होता है, प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सैरे ब्रह्म का बना होता है। ठीक है, और ये हमारी खोपड़ी है, इसके नीचे मस्तिष्क आवरण होता है, झिल्लियां होती हैं बेसिकली रक्षा के लिए बनाई गई होती है। और ये इतना भाग हमने जान लिया, ये फोर ब्रेन है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क है, और इसमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होती है लगभग यहाँ पे, और इसमें पीयूष ग्रंथि भी होती है लगभग यहाँ पे होती है मस्तिष्क के पास। ठीक है, एक नीचे होती है, इनमें आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। ये हाइपोथैलेमस और ये पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस होती है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होती है लगभग। ठीक है, और पश्च मस्तिष्क में पोन्स होता है, मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क होता है, ये मेरुरज्जु है, और ये मस्तिष्क आवरण है, बेसिकली झिल्लियाँ होती हैं। ये मध्य मस्तिष्क है, हम पढ़ चुके हैं, और ये प्रमस्तिष्क है जिससे जो अग्र मस्तिष्क है वो बना होता है। तो इसके पार्ट्स को हमने देख लिया है, आगे इनकी और डिटेल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा है अभी, तो हम बात करते हैं प्रमस्तिष्क की, अग्र मस्तिष्क सॉरी मानव मस्तिष्क सॉरी मानव मस्तिष्क की। तो मानव मस्तिष्क बेसिकली हम कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसका भार 1.2 से 1.4 kg होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर की खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। मस्तिष्क मस्तिष्क आवरण नामक 3 झिल्लियों द्वारा घिरा होता है जो उसकी सुरक्षा में सहायता करती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, एक होता है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और एक होता है पश्च मस्तिष्क जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, हिंड ब्रेन बोल दो। ठीक है, हिंड ब्रेन कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क के क्या है, 3 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जान लेते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हम देख चुके हैं। तो अग्र मस्तिष्क बेसिकली हम कह सकते हैं कि यह मस्तिष्क का सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स, सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। इसी को सोचने समझने वाला भाग कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क का बना होता है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनकी गति को नियंत्रित करता है। देखने, सुनने और सूंघने के लिए क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, और प्रमस्तिष्क का बना होता है, सेरेब्रम का बना होता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अब इसके हम कार्य देख लेते हैं, ये क्या क्या कार्य करता है। तो अग्र मस्तिष्क बेसिकली मुख्य सोचने समझने वाला भाग है। ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सूचनाओं को याद रखने में सहायता करता है। शरीर के सभी अलग अलग हिस्सों से सूचनाओं को इकट्ठा करता है और उनका समायोजन करता है। तो ये क्या है, इसके कार्य है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम जान लेते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन क्या होता है। तो मध्य मस्तिष्क बेसिकली, मध्य मस्तिष्क दृष्टि एवं श्रवण उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया में सिर, गर्दन एवं धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह नेत्र पेशियों, पुतली, नेत्र लेंस के आकार एवं आकृति में परिवर्तनों को भी नियंत्रित करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है,
तो सिर, गर्दन एवं धड़ में होने वाली क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। जैसे पुतली का जो आकार है उसको कंट्रोल करना भी क्या है, इसका कार्य है। और बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, दृष्टि और श्रवण से संबंधित जितने भी उद्दीपन है और उनसे रिलेटेड जितनी भी अनुक्रियाएं होती हैं, जैसे तेज आवाज सुनते ही एकदम से चौंक जाना, ठीक है, तेज प्रकाश आते एकदम से आंखों की जो पुतली हो जाती है उसका सिकुड़ना, ठीक है, तो ये सब, इन सबको मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं जो पश्च मस्तिष्क है वो क्या कार्य करता है। पश्च मस्तिष्क बेसिकली हम कह सकते हैं इसमें पोन्स, मेडुला और ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सब होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम, पोन्स तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना होता है। पोन्स होता है इसमें, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, सेरिबेलम होता है। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं इसमें छोटे छोटे। तो हम कह सकते हैं कि पश्च मस्तिष्क का सर्वाधिक बड़ा भाग अनुमस्तिष्क सेरेबेलम होता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा शरीर की भंगिमा को नियंत्रित करता है। भंगिमा मतलब हाव भाव, ठीक है, हाव भाव जैसे गुस्सा आना, ठीक है, स्नेह दिखाना, ये सब हाव भाव ही हैं, पोस्चर्स ही हैं। तो इनको पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है। हम कह सकते हैं कि मेडुला विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं जैसे ब्लड प्रेशर, लार का आना, उल्टियों का होना, इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो पोन्स होता है, पोन्स क्या काम करता है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं पोन्स श्वसन को नियंत्रित करने में भाग लेता है। उम्मीद करता हूँ एक एक नंबर में याद रखना है इसको। पोन्स श्वसन को नियंत्रित करने में भाग लेता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ब्लड प्रेशर, उल्टियों का आना, वमन, लार का आना, इन सभी को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं ये पेज रिपीट हो रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं मेरुरज्जु की। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है। तो मेरुरज्जु हमने पढ़ लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, मेरुरज्जु की चर्चा कर लेते हैं। मेरुरज्जु बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं मेरुरज्जु एक बेलनाकार रचना है। यह कशेरुकी दंड, वर्टिब्रल कॉलम नामक एक अस्थिल पंजर, मतलब अस्थियों का जाल होता है, अस्थिल पंजर या बोनी केज में बंद होता है। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो मेरुरज्जु बेसिकली एक बेलनाकार संरचना होती है जो कशेरुकी दंड नामक एक अस्थिल पंजर में क्या रहती है, बंद रहती है। और यहाँ से शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाएं, यहाँ से शरीर के सभी भागों की ओर को तंत्रिकाएं जाती हैं। ठीक है, और ये मस्तिष्क के साथ मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड के क्या कार्य हैं ये हम देख लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली जो मेरुरज्जु है ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करती है तथा इसका समाकलन करती है, उनको ऐड करती है और फिर ब्रेन की ओर को सेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेशियों तक संदेश भेजती है। ठीक है, मतलब सिग्नल को रिसीव भी करती है, सिग्नल को भेजती भी है। ठीक है, सूचना को रिसीव भी करती है, सूचना को भेजती है। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र को। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़ करके बाकी सब परिधीय तंत्रिका तंत्र में आता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर की सभी तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तीन प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक होता है मेरु तंत्रिकाएं, एक होता है अंतरांग तंत्रिकाएं, ठीक है, और एक होती है कपाल तंत्रिकाएं। तो आइए तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। हम कह सकते हैं कि मेरुरज्जु की अधिकांश लंबाई में से निकलती हैं और शरीर भर में फैली रहती हैं। तो मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं, पूरे शरीर में फैली रहती हैं और
संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं का वहन करती है। मतलब संवेदी भी होती है और प्रेरक भी होती है। संवेदी सिग्नल लेकर के आती है, प्रेरक निर्देश लेकर के जाती है। अब हम बात करते हैं कपाल तंत्रिकाओं की। कपाल तंत्रिकाएं बेसिकली मस्तिष्क में जो फैली रहती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क से निकलती हैं, सिर भर में फैल जाती हैं, संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं का वहन करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आंतरांग तंत्रिकाओं की चर्चा कर लेते हैं। आंतरांग तंत्रिकाएं बेसिकली हम कह सकते हैं जो शरीर के आंतरिक अंगों से रिलेटेड होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेरुरज्जु से निकलती हैं, शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित होती हैं, संवेदी और प्रेरक दोनों तंत्रिकाओं का वहन करती है। मतलब इसमें भी संवेदी और प्रेरक दोनों तंत्रिकाएं होती हैं। तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वो कौन कौन सी, वो कैसी होती हैं, उनका मतलब क्या है, संवेदी का मतलब और प्रेरक का मतलब क्या है। तो हम कह सकते हैं तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को शरीर के अंगों से मस्तिष्क को लेकर के जाती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। यानी कि सूचनाओं को ग्राही अंगों से या अंगों से मस्तिष्क की ओर को लेकर जाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको संवेदी तंत्रिका कहते हैं। और प्रेरक तंत्रिकाएं वो होती है जो निर्देश को लेकर के आती है। हम कह सकते हैं तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को मस्तिष्क से कार्य करने के लिए शरीर के अंगों की ओर को लेकर के जाती है, प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। यानी कि प्रेरक तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निर्देश को अंगों की ओर को लेकर के आती है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें उसके दो टाइप थे, यानी कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र था उसके दो टाइप थे, दो प्रकार थे। एक था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और एक था हमारा ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। तो दोनों को हम जान लेते हैं बड़े अच्छे से। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिकाओं का जाल होता है और ये आंतरिक अंगों से संबंधित होता है और आंतरिक अंगों में क्रियाएं अपने आप ही इससे कंट्रोल होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर में तंत्रिकाओं का विशिष्ट जाल है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाओं को अनजाने में ही अपने आप ही नियंत्रित तथा विनियमित करती रहती है। यानी कि जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर में जो इंटरनल पार्ट होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंगों से जुड़ी क्रियाओं को अपने आप ही कंट्रोल करता रहता है, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जान लेते हैं। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र बेसिकली इसको वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र हम कह सकते हैं कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं को जो मस्तिष्क के सचेतन नियंत्रण में होती है, यानी कि जो हम सोच समझ करते हैं मस्तिष्क के सचेतन नियंत्रण में होती है, करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, हम बाहरी अंगों से, हाथ पैर से जो भी अपनी मर्जी से काम करते हैं वो सभी ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। बाहर से हम जो भी कार्य करेंगे अपने हाथों से, पैरों से, सोच समझकर, मर्जी से, ठीक है, तो वो सभी वॉलंटरी नर्वस सिस्टम द्वारा, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। आगे हमारे पास है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, और अभी बहुत कुछ है, पादप हार्मोन है और इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।